हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ आप सभी को पता होगा कि हमने जो है कि आने वाले आगामी जो पेपर्स हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस का पेपर हो गया और साथ ही साथ में जो 17 बीपीएससी का पेपर होने वाला है, जो कि हमारे 17 नवंबर को प्रस्तावित है। इसके रिगार्डिंग हमने अपने चैनल पे एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें ऑलरेडी हमने पॉलिटी के और ज्योग्राफी के और भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनके वीडियोस को ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। वो हमारे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ में आज हम जो है कि इन्वायरमेंट सेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसमें ऑलरेडी पता होगा कि इस बार से बीपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा जो चेंज हुआ है, इसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी हमारे अच्छे खासे देखने को मिले, जो कि कॉन्सेप्चुअल नेचर के थे। और इजीली जो है कि वहां से आप अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नेचर के होते हैं और उतना ज्यादा उसमें कुछ उसका क्षेत्र उतना ज्यादा फैला हुआ नहीं है। तो चलिए हम इसमें जो है कि आज इस वीडियो में जिस चीज को देखने वाले हैं, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें हम इन्वायरमेंट कन्वेंशन को देखने वाले हैं, ठीक है, जितने जितने इंपॉर्टेंट हमारे इन्वायरमेंट कन्वेंशन हुए हैं। और साथ ही साथ में हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब कि डेट वाइज देखेंगे कि पहले कौन हुआ, उसके बाद से कौन हुआ, इस तरीके से। तो हम पहले देख लेते हैं जो हमारा यूएन का कन्वेंशन हुआ, ठीक है, यूएन कन्वेंशन को देख लेते हैं। यूएन का जो कन्वेंशन है, इसमें जो पहला क्या हमारा है कि 1972 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ये हुआ कब हुआ, जिसको स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ये हुआ था हमारा 1972 में। जिसको ऑलरेडी हम लोग क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, और ऑलरेडी नोन एज स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। तो इसके जो है कि हमारा इसके बाद होने के बाद से क्या हुआ, सेकंड इसका सिग्निफिकेंट इवेंट क्या हुआ इसमें, कि इसमें क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ यूएनईपी का, ठीक है, यूएनईपी जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसके अंदर जो है कि दो ऑर्गेनाइजेशन बने हमारे। फर्स्ट वन क्या था हमारा, ये था हमारा, ठीक है, जो कि 1992 में हुआ। इसमें क्या हुआ, अर्थ समिट हुआ, जिसमें कि इसको क्या बोलते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको यूएनसीडी बोलते हैं। और सेकेंड वन क्या हुआ था, इसको आईपीसीसी, जो कि इसका नाम फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसको 1988 में स्टेब्लिश किया गया था। और इसको हेड कौन करता है, इसको लीड करता है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको कि इसके अंदर में आता है। और साथ ही साथ में आगे चल के ना हम सभी चीजों को बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे, अभी थोड़ा हम टेबल फॉर्म में जो है कि चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, जो हमारा जो यूएनसीडी हुआ था, ठीक है, यूएनसीडी, इसके अंदर में तीन तरीके के हमारे कन्वेंशन हुए, ठीक है। क्या क्या कन्वेंशन हुए, फर्स्ट क्या था हमारा, तीन कन्वेंशन में पहला कन्वेंशन था यूएनएफसीसीसी का, उसके बाद से क्या था यूएनसीसीडी का, उसके बाद से क्या था यूएनसीबीडी। यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बात हुई कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस को स्टेबलाइज करने की बात हुई, कि इसके कंसंट्रेशन को हमको कम करना है। तो इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल साइन हुए, कौन कौन से प्रोटोकॉल साइन हुए, तो 1997 में पहला प्रोटोकॉल साइन हुआ हमारा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें क्या बोला गया कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इसके अंदर स्टेब्लिश हुआ, साथ ही साथ में एमिशन ट्रेडिंग को लेके कुछ समथिंग उसमें स्टेब्लिश किया गया था। तो इसमें क्या था, इसमें ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई। उसके साथ साथ क्या हुआ, नेक्स्ट हमारे क्या था, 2007 में जो है कि बाली एक्शन प्लान इसके अंदर आया। इसमें क्या था, इसमें रेड था और रेड प्लस और एफसीएफई ये तीन प्रोविजन थे। और इन तीनों को जो है कि हम आगे जो बहुत ही ब्रीफ तरीके से देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। इसमें इसके साथ क्या था, 2010 में क्या हुआ, हमारा ग्रीन क्लाइमेट प्लान को एस्टेब्लिश किया गया। और 2015 में क्या हुआ, उसके अंदर पेरिस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें क्या था, इसमें एक प्रोविजन यह था कि टू लिमिट द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 2100 इन कंपैरिजन टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब कि जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा था, उसको जो है कि एक लिमिट तक जो है कि रोकने की बात की गई, किसमें, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में। तो इस तरीके से देख रहे हो कि जो यूएनएफसीसी हुआ, जिसका फुल फॉर्म क्या था हमारा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर में कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स हुए। फर्स्ट वन क्या था हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल, सेकंड क्या था, बाली एक्शन प्लान, इसके बाद से क्या हुआ, ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्टेब्लिश किया गया, इसके बाद से क्या था हमारा, पेरिस एग्रीमेंट हुआ। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि किस कन्वेंशन के अंदर में क्या क्या हमारे प्रोटोकॉल साइन हुए, क्या क्या प्लान है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से सेकंड वन देखते हैं, इसमें क्या था हमारा, इसे सेकंड कन्वेंशन क्या था, यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें था कि टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो हमारा डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने का प्लान किसमें था, यूएनसीसीडी में था। इसके साथ क्या हुआ, इसके अंदर में जो है कि कोप टू 14 हुआ था, जो कोप 14 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको जो है कि न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था 2019 में, ठीक है। और कोप का जो पहला समिट हुआ था, ये कहाँ हुआ था, रोम में हुआ था 1997 में।
ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ से थर्ड क्या था हमारा, इसमें था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका फुल फॉर्म क्या है हमारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें जो है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात की गई। इसके अंदर कुछ हमारे प्रोटोकॉल साइन हुए, दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूएनसीवीडी के अंदर में दो प्रोटोकॉल कौन कौन से हमारा, फर्स्ट वन क्या है हमारा, इसको बोलते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो कि 2003 में साइन हुआ था। और सेकेंड प्रोटोकॉल क्या हमारा, ये है नगोया प्रोटोकॉल जो कि 2010 में साइन हुआ था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल में क्या बात किया गया, इसमें बात की गई तो प्रोटेक्ट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द रिस्क पोजेड बाय द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात किसमें की गई, ये बात की गई हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल में। और साथ ही साथ में नगोया प्रोटोकॉल में किसकी बात की गई, इसमें बात की गई फॉर एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स। मतलब कि जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, इनसे जो हमारा बेनिफिट होगा उसको जो है कि इक्वल और फेयर वे में जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने भी इसके हमारे कंट्रीब्यूटर हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ था, जो कोप हुआ था, इसका कोप सीबीडी 11 हुआ था हमारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोप, इसके अंदर में जो कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था जिसको सीबीडी 11 बोलते हैं, ये हमारा हैदराबाद इंडिया में हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि जो कोप 20 था, 14 था यूएनसीसीडी का, ये हमारा न्यू दिल्ली में हुआ था, तो जो कि 2019 में हुआ था। और यूएनसीबीडी के अंदर में जो कि हमारा कोप सीबीडी का 11 हमारा हैदराबाद इंडिया में हुआ था। इसके साथ साथ क्या हुआ, इसमें यूएनसीईडी के अंदर में ही हमारा जीईएफ को स्टेब्लिश किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को स्टेब्लिश किया गया, ठीक है, यूएनसीईडी के अंदर में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यूएनसीईडी जिसका फुल फॉर्म क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या हुआ हमारा, जीईएफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को स्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ में इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स पे साइन हुआ था। किन कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे, पहला था हमारा रियो डिक्लेरेशन। इसमें क्या किया गया, सेट ऑफ 27 प्रिंसिपल्स फॉर द फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉइंट 15 में क्या था, बोला गया था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, और पॉइंट 16 में क्या था, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। मतलब कि दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे इसमें। इसमें पॉइंट 15 और पॉइंट 16 में मेंशन थे। पॉइंट 15 में क्या मेंशन था, इसमें था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स थे कुछ, और पॉइंट 16 में क्या मेंशन था, इसमें पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स की बात की गई थी। इसके बाद से एजेंडा 21 को देख लेते हैं। इसमें क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21 सेंचुरी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21 सेंचुरी की बात की गई एजेंडा 21 के अंदर में। इसके बाद एक जो थर्ड वन था, इसमें क्या था, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की बात की गई। इसमें क्या था, कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। किसमें बात किया गया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल में बात किया गया। इस तरीके से देख रहे हो कि हमारे यूएनसीईडी के अंदर में 3 डॉक्यूमेंट्स का साइन हुआ था। ये 3 डॉक्यूमेंट्स कौन थे हमारे, ये थे हमारे रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, साथ ही साथ में फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने जो है कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें थी, जो कन्वेंशन थे एनवायरमेंट से रिलेटेड, उन सभी चीजों को एक चार्ट फॉर्मेट में समझने के लिए देख लिया। अब इस सभी चीजों को हम जो कि थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमने उन चीजों को एक्सप्लेन किया है जो ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, फर्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट क्या था, इसमें रेड प्लस था। इसमें क्या था, इट एम्स टू इंसेंटिवाइज डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन एंड द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, कंजर्व फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट एंड एनहांस फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। मतलब कि जो भी था ना, पोल्यूशन को कम करने की बात की गई, और साथ ही साथ में जिससे कि हमारा डिफोरेस्टेशन हो रहा है मैक्सिमम हर कंट्री में, इसको भी कम किया जाए। इसी में हमारा सेकंड क्या था प्रोग्राम, यूएन रेड प्रोग्राम था। तो इसमें कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सभी चीजें आगे जाके रिपीट होने वाली है, तो इसलिए हम जो कि इन चीजों को आगे ही देखेंगे। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें इसमें जो है कि देखिए हमारा जो अर्थ समिट हुआ था, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें क्या हुआ हमारा, फर्स्ट क्या था, यूएनएफसीसी था। इसमें क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, साथ ही साथ में कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ, ठीक है। ये दोनों हमारे यूएनएफसीसी के अंदर में हुए थे। फर्स्ट वन क्योटो प्रोटोकॉल, सेकेंड इज कोपेनहेगन अकॉर्ड। इसके साथ साथ क्या था, सीबीडी हुआ था अर्थ समिट के अंदर में, जो कि 1992 में हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ हमारा, बायोसेफ्टी पैक हमारा जो है कि कार्टेजेना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ, नगोया जेनेटिक रिसोर्स प्रोटोकॉल हुआ। और इसके साथ साथ क्या हुआ, एक अच्छी टारगेट्स को हमारा इसी के अंदर जो है कि एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद से क्या हुआ, रियो 20+ हुआ। इसमें क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। तो इस तरीके से पेपर में भी आपके पूछ देता है, रियो+20 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। और इसमें क्या था, एजेंडा 21 को एस्टेब्लिश किया गया, साथ ही साथ में रियो 20+ को एस्टेब्लिश किया गया। अब हम जो कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कुछ इवेंट्स को देख लेते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या है, 80 में क्या हुआ हमारा, 8073 में स्टेब्लिश किया गया आईएमओ को, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद से क्या हुआ, 1948 में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें स्टेब्लिश किया गया आईयूसीएन, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन
कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या है, ग्लैंड, जो कि फ्रांस में है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके साथ ही साथ क्या था, इसमें कंजर्वेशन टूल्स बाय आईयूसीएन, किस तरीके के कंजर्वेशन टूल्स को आईयूसीएन यूज करता है, इसमें क्या है, रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में जो भी हमारे फ्लोरा एंड फाउनास है उनका जो है कि एक रेड लिस्ट प्रिपेयर करता है। साथ ही साथ में क्या होता है, इस रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज, जो भी स्पीसीज हमारा थ्रीटेन है उनका रेड लिस्ट होता है। वर्ल्ड डाटाबेस ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरियाज, साथ ही साथ में क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, एक हमारा रिपोर्ट पब्लिश करता है। कौन पब्लिश करता है, आईयूसीएन हमारा एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसका नाम क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से इसमें 9 कैटेगरीज हैं, टोटल कितने कैटेगरीज हैं, आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट है इसके अंदर कितने कैटेगरीज हैं, 9 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन क्या है इसमें, यह है नॉन एवुलेटेड, मतलब जिनका एवुलेशन नहीं हुआ है। सेकंड क्या है, एवुलेटेड है, जिनका एवुलेशन हुआ है। इसमें क्या है, हमारा इनएडिक्वेट डाटा, कुछ ऐसे फ्लोरा एंड फौना है जिनके संबंध में हमारे पास डाटा सफिशिएंट नहीं है। फिर से एडवोकेट डाटा हो गया, एडवोकेट डाटा जब जिसमें है तो उसमें क्या हो गया, क्लासिफिकेशन से कुछ का क्या क्या है, लिस्ट कंसर्न, मतलब कि कुछ ऐसे हैं जो लिस्ट कंसर्न है, उनके पॉपुलेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सफिशिएंट पॉपुलेशन अवेलेबल है। इसके वजह से क्या है, कुछ नियर थ्रेटन होते हैं एनिमल्स, फ्लोरा एंड फाउना, उसके वजह से कुछ थ्रेटन होते हैं। थ्रेटन में क्या है, 3 कैटेगरी है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसके वजह से क्या है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, इसके वजह से क्या है, एक्सटिंक्ट है। इस तरीके से हमारा जो कि फ्लोरा एंड फाउना का क्लासिफिकेशन किया गया आईयूसीएन के द्वारा। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे जो है कि एक जो है कि विकिपीडिया के थ्रू इसको लिया है मैंने। इसमें क्या है, इसमें क्या है, नॉन एवोल्यूटेड इस स्केल पे है। स्केल का जो आगे का पार्ट है इसमें डाटा डिफिशियंसी है, इसके बाद से क्या है, लिस्ट कंसर्न है, नियर थ्रेटन है, वर्नरेबल है, फिर से एंडेंजर्ड है। मतलब कि एंडेंजर्ड से आगे जो भी हमारे अगर कोई फ्लोरा एंड फाउना इसके अंदर में आता है, दैट मीन्स कि उसको प्रॉब्लम है। एट प्रेजेंट में उसके लाइफ को, उसके स्पीसीज को, उसके नंबर्स को, जो भी चीजें हैं मतलब उनको प्रॉब्लम है और उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो कौन कौन से आते हैं, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया और एक्सटिंक्ट हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ एनवायरनमेंट के फील्ड में, ये हुआ हमारा 1951 में, जो कि डब्ल्यूएमओ, जिसका नाम क्या है, एक यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको रिप्लेस किया गया आईएमओ के थ्रू। ऑलरेडी पता है मैंने, आईएमओ को स्टेब्लिश कब किया गया था, इसको स्टेब्लिश किया गया था आईएमओ को 1873 में, ठीक है, इसको स्टेब्लिश किया गया था और इसका फुल फॉर्म क्या था, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो है कि इसको बाद में रिप्लेस करके इसका नाम क्या कर दिया गया, डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको जो है कि यूएन का एक ऑर्गन के रूप में स्टेब्लिश किया गया। 1961 में क्या हुआ कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड को रजिस्टर हुआ। इसमें क्या था, इसने कुछ इंडेक्स पब्लिश करता है ये हमारा WWF। ये कौन सा पब्लिकेशन है, इसका फर्स्ट क्या है, अर्थ आवर है, और इसके बाद क्या है, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है। तो दो इंडेक्स है जो हमारा WWF पब्लिश करता है और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन क्या है हमारा, अर्थ आवर है, सेकंड क्या है, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है। इसके बाद से जब देखते हैं कि 1963 में क्या हुआ, तो पीटीबीटी साइन हुआ, ठीक है, पीटीबीटी साइन हुआ। इसमें क्या था, प्रोहिबिटिंग ऑल न्यूक्लियर टेस्टेड एक्सेप्ट अंडरग्राउंड, ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो पीटीबीटी हमारा साइन हुआ था, इसमें क्या मेंशन था कि जो भी न्यूक्लियर टेस्ट है वो सभी को प्रोहिबिट करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको। लेकिन जो है कि जो हमारा अंडरग्राउंड टेस्ट है इसको जो है कि अलाउ किया गया, ठीक है, अंडरग्राउंड टेस्ट को अलाउ किया गया, और बाकी सब जो भी इन्वायरमेंट पे होंगे उन सभी को प्रोहिबिट कर दिया गया। 1971 में बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट एक कन्वेंशन साइन हुआ, इसका नाम क्या है, रामसर कन्वेंशन है। ऑलरेडी आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो रामसर कन्वेंशन साइन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। और इसमें क्या था, इसको जो है कि एस्टेब्लिश किया गया था ग्रीन पीस फाउंडेड इन वानकूवर, जो ग्रीन पीस है, ठीक है, ग्रीन पीस एक संस्था है, इसने जो है कि इसको फाउंड किया था कहाँ पे, वानकूवर में। और इसके अंदर जो एक रिकॉर्ड आता है, जो एक रिपोर्ट टाइप का होता है, इसको क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रोएक्स रिकॉर्ड होता है। इसमें क्या है, इसमें जो है कि कुछ इस तरीके के हमारे साइट्स होते हैं जो कि कुछ उनकी सिचुएशन को या उनके आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है या उसका खुद का एग्जिस्टेंस खतरे में हो, तो उसको लेके जो है कि मॉन्ट्रोएक्स रिकॉर्ड जारी करता है हमारा रामसर। इसमें इंडिया के दो साइड है, कौन कौन साइड है, कि केवलादेव नेशनल पार्क है, साथ ही साथ में क्या है, लोकटक लेक है, जो कि हमारा मणिपुर में है, जो फूमडिस के लिए फेमस है। तो इस तरीके से देख रहे हो ना कि आपका जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ये 1971 में हुआ था, और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, फाउंड किसने किया था, इसको फाउंड किया था हमारा ग्रीन पीस नाम की एक संस्था ने। और जो इसके द्वारा जो रिकॉर्ड जारी होता है जिसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, इसके अंदर इंडिया के दो साइड है, कौन कौन साइड है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क और लोकटक नेशनल लेक। इस तरीके से आके पेपर में अगर पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक को जो है कि रामसर कन्वेंशन के अंदर में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद से जो 1972 आया, तो इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें हुआ स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है,
इसको जो है कि एस्टेब्लिश किया गया। साथ ही में क्या किया गया, फॉर्मेशन ऑफ द यूएनएपी, ठीक है, 1973 में यूएनएपी को एस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसके वजह से क्या हुआ, 1972 में क्या हुआ, क्लब ऑफ रोम को एस्टेब्लिश किया गया। और ये किस तरीके का रिपोर्ट को पब्लिश करता है, क्लब ऑफ रोम का रिपोर्ट का नाम क्या है, लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से ये जो है कि रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसके बाद 1973 में देख लेते हैं क्या हुआ, हमारा वाशिंगटन कन्वेंशन हुआ, ठीक है, वाशिंगटन कन्वेंशन हुआ। और इसके अंदर में क्या हुआ, सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया। सिटीज को एस्टेब्लिश क्या किया गया, इसको एस्टेब्लिश किया गया 1973 में, 1973 में, जो कि वाशिंगटन वाशिंगटन कन्वेंशन के अंदर में इसको एस्टेब्लिश किया गया। और इसमें क्या होता है, ये किस तरीके का ट्रिटी था, ये लीगली बाइंडिंग ट्रिटी था, ड्राफ्टेड एट मीटिंग ऑफ द आईयूसीएन। और इसका सेक्रेटेरिएट क्या है, जहाँ पे यूएनएपी का सेक्रेटेरिएट है, वहीं पे हमारा सिटीज का भी सेक्रेटेरिएट है। और इसका नोडल एजेंसी क्या है, जो इंडिया में इसकी जो डब्ल्यूसीसीबी जो है, उसकी एक नोडल एजेंसी है इंडिया में। इस तरीके से देख रहे हो कि हमारा सिटी एग्रीमेंट साइन हुआ, जो कि वाशिंगटन कन्वेंशन के अंदर में 1973 में साइन हुआ। ये किस तरीके का था, ये था लीगल बाइंडिंग। इसके बाद से 1973 में क्या हुआ, एक ओस्लो कन्वेंशन साइन हुआ। इसमें क्या था, ऑन डंपिंग वास्ट सी। ओस्लो कन्वेंशन का रिलेशन किससे है, हमारा सी से है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे, सी से है। और किस किस तरीके का है ये, डंपिंग वास्ट सी, मतलब कि किसी भी प्रकार के वास्ट को हमको सी में डंप नहीं करना है। और प्लस क्या था इसमें, प्लस पेरिस कन्वेंशन किस तरीके था, लैंड बेस्ड सोर्स ऑफ द मरीन पॉल्यूशन। पेरिस कन्वेंशन का संबंध किससे है, लैंड बेस्ड सोर्स ऑफ मरीन कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन में क्या मेंशन था, कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक सी। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक सी में जो भी हमारा मरीन एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ये ओस्लो कन्वेंशन और साथ ही साथ में पेरिस कन्वेंशन को 1973 में साइन किया गया। इसके बाद से 1979 में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, बोन कन्वेंशन हुआ। इसके अंदर क्या था, हमारा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है, इसी बोन कन्वेंशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसको इसको सीएमएस भी बोलते हैं, जिसका नाम क्या है हमारा, कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज। इसके द्वारा यूएनईपी के द्वारा साइन किया गया। और किस तरीके का ये था, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएनईपी। और क्या है, नॉट लीगल इन नेचर था। जो बोन कन्वेंशन जिसको सीएमएस भी बोलते हैं, ये किस तरीके का इसका नेचर था, इसका नॉन लीगल बाइंडिंग था। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, 1979 में क्या हुआ, हमारा जेनेवा कन्वेंशन हुआ। इसमें क्या था, ऑन द लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री जो कि लॉन्ग रेंज का ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, हमारा जेनेवा कन्वेंशन को साइन किया गया। और इसी में जो है कि वोलेलाइट जो है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, इसको लेके भी प्रोविजन था। इसके बाद से 1982 में क्या हुआ, हमारा यूएनसीएलएसओ साइन हुआ, ठीक है। इसमें क्या था, 168 पार्टीज थे, साथ ही साथ में यूएस इसका मेंबर नहीं था। 1983 में क्या हुआ, हमारा ब्रूकलैंड कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, आज इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और ये किस तरीके का रिपोर्ट पब्लिश करता है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। और इसके दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, इसके पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑन नीड्स फॉर पुअर एंड द लिमिट ऑफ द आइडिया ऑफ लिमिटेशन। नाउ 1985 में क्या हुआ, हमारा वियना कन्वेंशन साइन हुआ फॉर ओजोन। ओजोन लेयर्स का संबंध किससे है, ये हमारे वियना कन्वेंशन से है। और इसको 1985 में साइन किया गया था। इसमें क्या था, इसमें एक मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल साइन हुआ, कितने ऑन ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस, जो भी ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस है, इनके ऊपर जो है कि हमारा ओजोन मॉन्ट्री प्रोटोकॉल को साइन किया गया 1989 में। जिसका नेचर क्या था, ये हमारा लीगल बाइंडिंग था। साथ ही साथ में क्या था, हेलोन्स यूज्ड इन डिफेंस सेक्टर एग्जेम्प्टेड, मतलब कि डिफेंस सेक्टर में जो भी हमारा हेलोन्स वगैरह का यूज होता था, इसको इस कन्वेंशन से बाहर रखा गया। साथ ही में इसमें जो है कि एनओएक्स टाइप के जो भी हमारे कंपाउंड्स वगैरह हैं, उन पे जो है कि बैन नहीं लगाएगा। फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी इन यूएन, मतलब पहला ऐसा ट्रीटी था जिसको यूएन हिस्ट्री में रेटिफाइड किया गया। लेटर जो है कि क्या हुआ, इसमें कीगली कीगाली एग्रीमेंट साइन हुआ ऑन इन मॉन्ट्री प्रोटोकॉल, मतलब कीगाली एग्रीमेंट और साथ ही साथ में मॉन्ट्री प्रोटोकॉल, इन सब का संबंध किससे है, हमारा ओजोन लेयर से है। इसमें क्या था, कीगाली एग्रीमेंट में क्या था, टू कंट्रोल द एचएफसी, मतलब इस तरीके से पेपर में पूछ देंगे, एचएफसी को कंट्रोल कर, एचएफसी और पीएफसी, एचएफसी और पीएफसी को कंट्रोल करने के लिए, इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड और फ्लोरिनेटेड बोलते हैं इसको। उसको जो है कि कंट्रोल करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था, इस एग्रीमेंट का नाम क्या था, किगाली एग्रीमेंट। इसमें क्या था, रिड्यूस एचएफसी बाय द 80% इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन बाय द 0.5%, बाइंडिंग ऑन द कंट्रीज फ्रॉम 2019, ठीक है, 2019 से जो है कि ये बाइंडिंग था। इसमें और कुछ देख लेते हैं, क्या किगाली साइन बट नॉट रेटिफाइड येट बाय इंडिया। किगाली को तो किगाली जो एग्रीमेंट हुआ था, इसको साइन तो किया था इंडिया ने, लेकिन जो कि अब तक इंडिया ने इसको रेटिफाइड नहीं किया। ओनली 3% एच एफ सी शेयर,
क्योंकि इंडिया का शेयर जो एचएफसी में कितना, ओनली 3% का है, जबकि यूएस जो है कि मैक्सिमम है, उसके बाद चाइना है। HFCR क्या, HFC होते क्या है इसको जान लेते हैं। HFC आर द लेस स्टेबल देन द CFC एंड हैव ए स्मॉलर लाइफ स्पैन बट मोर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मतलब कि इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, HFC जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, इनका ज्यादा होता है। अब इसके बाद से क्या हुआ, 1988 में क्या हुआ, आईपीसी को स्टेब्लिश किया गया, आईपीसीसी को स्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा, पाई WMO के द्वारा, ठीक है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ में यूएनएपी के द्वारा, ठीक है, यूएनएपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आईपीसी को स्टेब्लिश किया गया। इसके बाद से क्या हुआ, 1989 में क्या हुआ, हमारा बेजल कन्वेंशन साइन हुआ। इसमें क्या था, ऑन कंट्रोल ऑफ द ट्रांस बाउंड्री वास्ट, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री वास्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कन्वेंशन साइन हुआ, इस कन्वेंशन का नाम था हमारा बेजल कन्वेंशन। एंड इट्स डिस्पोजल, एंड इस डिस्पोजल की भी बात की गई, इंडिया ने इसको रेटिफाइड किया है। इसमें क्या क्या बात किया गया है, इसमें बात किया गया है, इंक्लूड्स ई वास्ट, प्लास्टिक वास्ट एंड द ऑब्सोलेट शिप्स, इन तीनों चीजों की बात की गई है। इसमें क्या है, डज नॉट इंक्लूड द रेडियोएक्टिव वास्ट, मतलब रेडियोएक्टिव वास्ट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और ये क्या है, इसका नेचर क्या है, नॉन बाइंडिंग नेचर का है ये। 1991 में क्या हुआ, जीईएफ को स्टेब्लिश किया गया। इसमें क्या था, फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ठीक है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म, जिसमें 4F5 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम के लिए एक तरीके का फाइनेंशियल मैकेनिज्म को स्टेब्लिश किया गया, जिसको कौन देखता था, हमारा जीईएफ, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी देखता था। और इसमें ट्रस्टी के रूप में कौन वर्क करता था, ये था हमारा वर्ल्ड बैंक। इसमें कौन कौन से 5 प्रोग्राम थे, इसमें सीबीडी हो गया, यूएनएफसीसी हो गया, यूएनसीसीडी हो गया, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन हो गया, साथ ही साथ में क्या होगा, मीना माटा कन्वेंशन, ठीक है, मीना माटा कन्वेंशन हो गया। इन पांचों कन्वेंशन के का जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म था, इसको कौन डील करता था, ये डील करता था हमारा जीईएफ, जिसका ट्रस्टी कौन था, हमारा वर्ल्ड बैंक था। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद से क्या हमारा हुआ, 1992 में क्या हुआ, हमारा रियो अर्थ समिट हुआ। रियो अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसके बाद से 1994 में क्या हुआ, हमारा 1994 में हुआ हमारा यूएनएफसीसीसी केम टू फोर्स, ठीक है, यूएनएफसीसी को जो है कि एस्टेब्लिश किया गया था कब, 1994 में। और इसके अंदर क्या था, यूएनएफसीसी डिवाइड्स कंट्री इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स। यूएनएफसीसी ने जो है कि कंट्रीज को, उस समय जो प्रेजेंट में जितने भी कंट्रीज थे हमारे, उनको जो है कि कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया। इसमें क्या था, एनेक्सर 1 कंट्रीज था, इसमें क्या था, डेवलप कंट्रीज होते थे, साथ ही साथ में ब्रेक अवे इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, इज दैट यूएस ट्रिपल एस रिपब्लिक्स। एनेक्सर 2 कंट्रीज क्या होते थे, ओईसीडी कंट्रीज, इज दैट एनेक्सर 1 कंट्रीज, रशियन कंट्रीज एंड द बाल्टिक स्टेट। इसके साथ में एनेक्सर 3 में कौन होते थे, डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस तरीके से अगर पेपर में आपको पूछता है कि जो यूएनएफ ट्रिपल सी का जो क्लासिफिकेशन है कंट्रीज का, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो कि किस एनेक्सर में आते हैं, तो ये किस में आते हैं, एनेक्सर 3 में आते हैं हमारे डेवलपिंग कंट्रीज। एंड द 49 लीस्ट डेवलप कंट्रीज, ठीक है, ये हमारे एनेक्सर 3 में आते हैं। इसी के अंदर में हुआ था हमारा 1998 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। 1998 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था फॉर द एमिशन रिडक्शन एडॉप्टेड। इसमें जो है कि 6 मेन ग्रुप थे ग्रीन हाउस एमिशन के, जिनको जो है कि कम करने की बात हुई। पहला क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। सेकंड क्या था, मेथेन था, N2O था, HFC था, PFC था और SF6 था। प्लस उसमें जो है कि NF3 को जो है कि बाद में इसमें ऐड किया गया था। किसको, NF3 को बाद में ऐड किया गया था इसमें। अब ग्रीन हाउस गैस जो पोटेंशियल है, इसकी देख लेते हैं किस गैस की सबसे ज्यादा होती है। ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल की जो बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, उसके बाद से मेथेन की होती है, उसके बाद से नाइट्रोस ऑक्साइड की होती है, उसके बाद से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की होती है, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, फिर SFC हो गया, फिर NF3 हो गया। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इस चीज को रट लीजिएगा, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल की बात करते हैं, तो डिफरेंट गैस को जो है कि जो सबसे हायर से लोएस्ट की बात करते हैं, तो सबसे ऊपर कौन आता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, CO2, फिर CH4 आता है, फिर N2O आता है, CFC, HFC, SF6, NF3 आता है। इसके बाद से क्या हुआ, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्या था, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड इसके क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में जो पहला कमिटमेंट पीरियड क्या था हमारा, 2008 से 2012 तक किया गया। इसके बाद से 2012 में क्या हुआ, हमारा दोहा अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल आया। इसमें क्या था, फॉर सेकेंड कमिटमेंट पीरियड 2012 से 2020 तक किया गया। फिर 2000 में क्या हुआ हमारा, ये देख लेते हैं, ECOSOC एस्टेब्लिश हुआ। ये क्या था, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, UCOSOC क्या था, एक तरीके का यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट था, लेटर डी डिजाइनेटेड एज द इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन द फॉरेस्ट, ठीक है, इसको बोला गया। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, रोटरडम कन्वेंशन हुआ। इसमें क्या हुआ, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट ऑन द सर्टेन हेजार्डियस केमिकल्स एंड द पेस्टिसाइड ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब कि कुछ इस तरीके के जो केमिकल्स हैं,
जो हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को, तो यदि उसका एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है समथिंग, तो आपको जो है कि पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये किसमें मेंशन था? ये मेंशन था हमारा रोटरडम कन्वेंशन के अंदर में, जो कि 2004 में हुआ था। इसमें क्या था, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2005 में, बस यूएस ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। इसको क्या था, लीगल बाइंडिंग नेचर का था। इसमें क्या था, फोरेट एंड एसपीजीडी एडेड इन द लिस्ट फॉर मैंडेटरी पीआईसी प्रोसीजर इन द इंटरनेशनल ट्रेड। इन दोनों को जो ऐड किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये है कि जो कन्वेंशन हुआ उसमें किस चीज की बात की गई और किस ईयर में हुआ। अब 2004 में क्या हुआ हमारा, 2004 में हुआ था हमारा स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। इसके अंदर क्या था हमारा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पोल्यूटर्स होते थे, इसकी बात की गई किसमें, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन के अंदर बात की गई, जो कि हमारा 2004 में हुआ था। और इसको जो कि इंडिया ने अडॉप्ट किया था 2006 में। ठीक है, ये किस तरीके का था, हमारा लीगल बाइंडिंग नेचर का था। इसमें क्या था, इनिशियली 12 केमिकल्स थे जिसको डर्टी डोजन बोलते हैं, और नाउ इस समय कितने हमारे 13 है। मे भी हो सकता है इसमें और ज्यादा इंक्रीज हो गए होंगे। इसमें 3 तरीके के एनेक्स थे। क्या थे एनेक्स ए में, क्या था, इसको एलिमिनेट करना था एनेक्स ए को। इसमें क्या थे, रिसेंटली डाइकोफोल था, पीएफओ, इस तरीके के कुछ हमारे केमिकल्स थे। एनेक्स बी में क्या था, बस उनको रिस्ट्रिक्ट करना था। और एनेक्स सी में क्या था, ऑन इंटरनेशनल प्रोडक्शन, मतलब कि थोड़ा सा इनके प्रोडक्शन पे थोड़ा सा रोक लगाना था। 2007 में क्या हुआ हमारा, बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, कोप 13 हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, बाली एक्शन प्लान बोलते हैं ना, बाली रोड में बोलते हैं। इसमें क्या था, टुवार्ड्स पोस्ट 2012 आउटकम 5 कैटेगरीज में क्या था, शेयर विजन, मिटिगेशन, एडॉप्शन और टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिंग की बात की गई। 2009 में क्या हुआ हमारा, 2009 में हुआ हमारा कोप 15 हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, कोपेनहेगन अकॉर्ड बोलते हैं। इसमें बोला गया डेवलप्ड कंट्रीज प्लेग इतना बिलियन और इतना तो इतना बिलियन। ठीक है, मतलब डेवलप कंट्रीज जो है कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगी कि किस तरीके से एनवायरनमेंट के नुकसान को कम किया जाए। 2010 में क्या हुआ, इसमें कोप 16 हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, कंकून मीट भी बोलते हैं। इसमें क्या, फॉर असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस। इसी में जो है क्या हुआ, इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड को देख लेते हैं। इससे क्या है, हेडक्वार्टर क्या है यहाँ पे, इंचियन साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है। और किस तरीके का है, इसमें मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मैकेनिज्म टू डिस्ट्रीब्यूट फंड्स फ्रॉम द डेवलप टू डेवलपिंग कंट्रीज टू असिस्ट देम इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्रैक्टिस। मतलब कि क्लाइमेट चेंज का जो मिटिगेशन प्रैक्टिस है, इसके लिए किस तरीके से जो डेवलप कंट्री से फंड आ रहा है, तो उसको डेवलपिंग कंट्री को कैसे देना है, ये डील होता है हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर में, और जिसका हेडक्वार्टर हमारा जो है कि साउथ कोरिया में है। इसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई, साथ ही साथ में कैंकून एडोप्टेशन फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया। 2012 में क्या हुआ, रियो+20 समिट हुआ। इसमें क्या था, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब रियो+20 में किसकी बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। डॉक्यूमेंट एक रिलीज किया गया, इसका नाम क्या था, फ्यूचर वी वांट, और यूएन एनवायरनमेंट असेंबली जो है कि क्रिएट किया गया। इसमें क्या क्या बात की गई, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलियंस को स्टेब्लिश करने की बात की गई। साथ ही साथ में इसको स्टेब्लिश कब किया गया, 2012 में, जो कि रियो समिट के साथ ही हुआ। किसके द्वारा, बाय डब्ल्यू वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा जो है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलियंस को स्टेब्लिश किया गया। इसमें पीपीपी की बात की गई, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप की बात की गई। इंडिया इसका जो है कि मेंबर नहीं है। 2012 में क्या हुआ हमारा, दोहा अमेंडमेंट हुआ टू क्योटो प्रोटोकॉल। ये किस तरीके था, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल का। इसके बाद से 2013 में क्या हुआ हमारा, मिनी माटा कन्वेंशन हुआ, किसके द्वारा, बाय यूएनएपी के द्वारा। इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया 2014 में, रेटिफाइड किया 2018 में। इसमें क्या 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 मेन बातें थी उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मर्करी पोल्यूशन। तो इस तरीके से देख रहे हो कि मिनीमाटा कन्वेंशन में किसकी किस पोल्यूशन की बात की गई, इसमें बात की गई हमारा मर्करी पोल्यूशन की बात की गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मर्करी पोल्यूशन की बात कहाँ की गई, मर्करी पोल्यूशन। ठीक है, मर्करी पोल्यूशन की बात की गई हमारा मिनीमाटा कन्वेंशन में। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट नेचुरल कॉजेज एस्टेब्लिश लीगल बाइंडिंग टारगेट्स। एक तरीके का लीगल बाइंडिंग टारगेट एस्टेब्लिश किया गया। इसमें क्या था, इसमें इंक्लूड रेगुलेशन ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर, स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग। ठीक है, इन सभी चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया। तो मेन क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मिनीमाटा कन्वेंशन में किस तरीके के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की गई। तो किस तरीके का पॉल्यूशन था हमारा, मर्करी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की गई हमारा मिनीमाटा कन्वेंशन के अंदर में। इसके बाद से नेक्स्ट क्या हमारा 2015 में क्या हुआ, कोप 21 हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, इसको क्या बोलते हैं, पेरिस एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें क्या क्या मेन बातें थी इसमें, कीप ग्लोबल टेम्परेचर लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स एंड एंडीवर टू लिमिट देम टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड क्या था, रिच कंट्रीज शुड हेल्प पुअर नेशंस बाय प्रोवाइडिंग क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई हमारा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में। इसके बाद से क्या बोला गया, रीच नेशन टू मेंटेन 100 बिलियन ए ईयर फंडिंग प्लेग बियॉन्ड 2020। मतलब कि कुछ फंडिंग का टारगेट रखा गया, जिसको थ्रू जो है कि हमारा डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना है।
इसमें क्या बात की गई, एस्टेब्लिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो इस तरीके से अगर पेपर में पूछता है आपके कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म को, ठीक है, सस्टेनेबल, इसमें क्या होगा, इसमें एस्टेब्लिश करने की बात होगी, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने की बात हुई। तो अगर इस तरीके से पेपर में आपको पूछ देता है कि किस एग्रीमेंट के अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने की बात हुई, तो ये हमारा क्या, हमारा ये हमारा पेरिस एग्रीमेंट है। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, उसको देख लेते हैं। न्यू कार्बन मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू रिप्लेस सीडीएम एंड जेआई अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। इसके साथ क्या था, ओवरऑल मिटिगेशन इन द ग्लोबल कार्बन एमिशन, नोट मेयर कार्बन ऑफसेटिंग। इसके साथ क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ, इसको बोलते हैं केट वाइज बोलते हैं इसको, क्या, फाइनलाइज रूल बुक फॉर इम्प्लीमेंटिंग पेरिस एग्रीमेंट। और इसके साथ ही साथ में जो है कि 2018 के बाद से बहुत सारे हमारे कॉप के सबमिट हुए हैं, इनको जो है कि ऑलरेडी आप न्यूज में सुन रहे होंगे, और न्यूज के थ्रू आपको मैक्सिमम चीजें याद भी होंगी। अब कुछ इसमें मिसलेनियस देख लेते हैं, क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है हमारा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को देख लेते हैं, जो कि हमारे बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट, उसमें क्या है, collect and organize information on the different birds globally। इसमें क्या है, has identified 7500 important bird areas, ठीक है। और इसमें से जो है कि ग्रेटर नियर अबाउट 450 से ज्यादा इंटरनेशनल बर्ड एरियाज कहाँ है, इंडिया में है। इसके बाद से क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। ये जो हमारा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इसकी एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसका कुछ हम देख लेते हैं, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, क्या है इसमें, ये जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है हमारा, ठीक है, एक संस्था है जो कि क्या, हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। साथ ही साथ में इसमें क्या है, गिव्स ओशन हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। दो इस तरीके से हमारा हो गया कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो है कि क्या क्या पब्लिश करता है, तो ये निकालता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नाम से एक रिपोर्ट, और साथ ही साथ में ओशन हेल्थ इंडेक्स नाम से भी एक इंडेक्स जारी करता है। रियो अर्थ समिट 1992 को देख लेते हैं, इसमें तीन प्रिंसिपल्स पे साइन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। पहला क्या था हमारा, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, मतलब कि जो पॉल्यूशन दे करेगा, ठीक है, वही पे भी करेगा। इसके साथ क्या था, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल थे इसमें क्या था, इफ इरिवर्सिबल चेंज इमिनिएंट, लेक ऑफ साइंटिफिक कंसेंसस, नॉट एन एक्सक्यूज टू नॉट टेक एक्शन, ठीक है। थर्ड वन क्या था हमारा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसकी बात की गई इसमें। इसके बाद से हमारा जो है कि जो 1992 में एक हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसका नाम क्या था, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसको क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था फंड अवेलेबल फॉर टू डेवलप, मतलब जो भी हमारे डेवलप कंट्री से फंड जनरेट होगा, इस फंड को किस तरीके से हम जो है कि डिफरेंट हमारे जो और डेवलपिंग कंट्रीज हो गए, इनके बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिसाइड करता था हमारा कौन, जीईएफ, जिसका फुल फॉर्म क्या था, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। जिसको जो कि 1992 में और रियो और समिट के अंदर में स्टेब्लिश किया गया था। और इसका ट्रस्टी कौन था, इस तरीके से पेपर में ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड का ट्रस्टी कौन है, तो ये हमारा वर्ल्ड बैंक है, सर्व एज अ ट्रस्टी ऑफ फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड्स। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, जिसको एईडब्ल्यूए बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, डेवलप अंडर द सीएमएस, जो कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज है, इसके अंदर में इसको डेवलप किया गया। इसके साथ क्या था, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूएनएपी, यूएनएपी इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। इसमें क्या है, 255 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन द वेटलैंड्स, और क्या है, क्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज ड्यूरिंग द माइग्रेशन। इसके बाद से क्या है, बमाको कन्वेंशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अफ्रीकन नेशन प्रोहिबिटिंग द इंपोर्ट इनटू द अफ्रीका ऑफ एनी हैजार्डस इंक्लूडिव रेडियोएक्टिव वास्ट, मतलब कि अफ्रीका के कुछ हमारे कंट्रीज थे, उनके बीच में एक हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका नाम क्या था, हमारा बमाको कन्वेंशन था। इसमें बोला किया गया कि अफ्रीका के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई हैजार्डस सब्सटेंस को आप जो है कि इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इम्पोर्ट नहीं कर सकते, साथ ही साथ में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसमें क्या था, रिस्पॉन्स टू बेजल कन्वेंशन, रिस्पॉन्स टू बेजल कन्वेंशन, बायलैटरल मल्टीलैटरल एंड द रीजनल एग्रीमेंट ऑन द हैजार्डस वास्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन। मतलब कि जो हमारा बेजल कन्वेंशन हुआ था, ट्रांस बाउंड्री जो हमारा हैजार्डस सब्सटेंस है, इसके बेसिस पे, इसी के बेसिस पे हमारा जो है कि बामाको कन्वेंशन हुआ अफ्रीका में। इसमें जो क्या था, कवर्स मोर वास्ट देन द वेजल। हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको ये जानना है कि बमाको कन्वेंशन कहाँ हुआ था, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में हुआ था, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में ये हुआ था हमारा का बमाको कन्वेंशन। इसके बाद से वेजल कन्वेंशन देख लेते हैं, कब हुआ, 1989 में हुआ था हमारा वेजल कन्वेंशन। इसमें क्या था, ऑन द कंट्रोल ऑफ द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस वास्ट एंड द डिस्पोजल। इसकी बात किसमें की गई, हमारे वेजल कन्वेंशन के अंदर भी बात की गई कि किसी प्रकार का कोई हैजार्डस वास्ट का जो है कि ना ही ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री ट्रांसपोर्ट होगा, और ना ही उसका डिस्पोजल होगा।
एक किस तरीके का था इसमें, इसमें और कुछ बातें देख लेते क्या है। नोट इन माय बैकग्राउंड सिंड्रोम, इसके बेसिस पे आधारित है। इसमें क्या था, इंडिया रेटिफाइड इन 1992 में इसको रेटिफाइड कर दिया। टू कॉम्बैट द टॉक्सिक ट्रेड इंक्लूड्स ई वास्ट, ऑब्सोलेट सीप, प्लास्टिक वास्ट, जो भी चीज है ना मैक्सिमम जो वास्ट वगैरह थी सभी इसमें इंक्लूड है। डज नॉट इंक्लूड, इसमें जो इंक्लूड नहीं किया गया है रेडियो एक्टिव वास्ट को, जबकि आपका जो बोमाको कन्वेंशन हुआ था आपका अफ्रीका में, उसमें जो रेडियो एक्टिव वास्ट को भी इंक्लूड किया गया है। ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर था। इसमें साथ में क्या था, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब कि आपको प्रायर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कुछ भी ट्रांसपोर्ट करने से पहले। बेसल बैन अमेंडमेंट, इसमें क्या था, इसमें क्रोएटिया बिकम द 97 कंट्री टू रेटिफाई द बैन, बिकम्स द लॉ इन द 97 कंट्रीज। प्रोहिबिट ऑल एक्सपोर्ट ऑफ hazardous waste इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक वास्ट, ऑब्सोलेट शिप्स। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन मेंबर है इसके, इंडिया है, यूएस है, रसिया, ऑस्ट्रेलिया है। इसमें जो है कि इन्होंने इसको रेटिफाइड नहीं किया, सॉरी इन्होंने जो है कि इसको अभी तक रेटिफाइड नहीं किया है। अब जेनेवा देख लेते हैं जो कि 2019 में हुआ था। इसमें क्या था, बेजल कन्वेंशन कॉप 14 के अंदर में, इसमें क्या था, प्लास्टिक वास्ट अंदर प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर में जो कि प्लास्टिक वास्ट को भी इंक्लूड किया गया। इसके साथ साथ क्या था, टेक्निकल गाइडलाइंस ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ ई वास्ट एंड यूज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इसके बाद से क्या हुआ, हमारा रोटरडम कन्वेंशन हुआ जो कि कोप 9 के अंदर में हुआ। इसमें क्या था, फॉर पीआईसी ऑफ हैजार्डस केमिकल्स एंड द पेस्टिसाइड इन द इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जो कि हैजार्डस केमिकल्स हो गए हमारे और साथ ही साथ में जो है कि पेस्टिसाइड हो गए। इसकी बात किसमें की गई, रोटरडम कन्वेंशन के अंदर में इसकी बात की गई। इसमें कौन कौन से केमिकल्स थे, फोरेट हो गया, पेस्टिसाइड एंड एचबीसीडी इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए। इसके बाद से जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ कोप 9 के अंदर में, इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ द डाइकोफोल पेस्टिसाइड एंड द पीएफओ यूज्ड टू मेक टेफ्लॉन अंडर एनेक्स है, इसकी बात की गई। अब ओजोन प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुए या एग्रीमेंट हुए उनको देख लेते हैं। इसमें कौन है, हमारा पहला है वियना कन्वेंशन जो कि 1985 में हुआ था, जिसने जो है कि बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके अंदर में हुआ था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ, इसमें किसकी बात की गई, लीगल बाइंडिंग कंट्रोल्स ऑन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग नेशन ऑन द ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस, जिसको ओडीएस भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये जो सक्सेसफुल रहा था ये कन्वेंशन हमारा, इसमें क्या था, यूनिवर्सली रेटिफाइड किया गया था जितने भी हमारे यूएन के कंट्रीज है सबके द्वारा। इसके बाद से क्या हुआ, हमारा 2016 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जो मॉन्ट्री प्रोटोकॉल के अंदर में हुआ, जिससे नाम था कीगाली एग्रीमेंट था टू मॉन्ट्री प्रोटोकॉल इन 2016 टू फेज आउट द एचएफसी एंड द पोटेंट ग्रीन हाउस गैस था जो, एंड मूव टू रिफ्रिजरेंट दैट हैज नाइदर जी ग्रीन हाउस गैस नॉर ओडीएस। और इसी के साथ इसमें इंपॉर्टेंट हमने क्या मेंशन किया है, इसमें 16 सितंबर को क्या होता है, हमारा ओजोन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन, ओजोन डे सेलिब्रेट होता है किस डेट को, हमारा 16 जो है कि सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को हमारा क्या होता है, ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कन्वेंशन क्या है हमारा, कार्पाथियन कन्वेंशन जिसको 2003 में साइन हुआ था। इसमें क्या था, टू फोस्टर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कार्पेथियन रीजन, ठीक है, कार्पेथियन रीजन है, इसके जो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सीबीडी को देख लेते हैं। सीबीडी है कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें क्या था, साइन इन अर्थ समिट 1992 में साइन हुआ था। इसमें क्या था, प्लस ग्लोबल एग्रीमेंट डेट कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सभी चीजों को कवर करता था। इसमें फर्स्ट क्या था, कन्वर्ज कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात की गई। इसमें क्या था, सस्टेनेबल यूज ऑफ इच कंपोनेंट की बात की गई। साथ ही साथ में क्या था, फेयर एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। इसमें तीन चीजों की बात की गई। फर्स्ट वन क्या था, हमारा कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकंड वन क्या था, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, और थर्ड वन क्या था, फेयर एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज। इसके अंदर में कुछ प्रोटोकॉल साइन हुए थे, उन प्रोटोकॉल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट क्या था, हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी था। इसमें क्या था, गवर्नमेंट गवर्न्स मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमारा कार्टेजियना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, सीधे अगर पेपर में पूछते मैच द फ्लोइंग टाइप में, तो इसका संबंध किससे, एल एम ओ से है। इसको क्या बोलते हैं, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि जो कार्टेजियना प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी जो कि हमारा सीबीडी के अंदर में हुआ था, इसमें किस चीज की बात की गई है, एलएमओ की बात की गई है। और साथ ही साथ में इसमें आगे देख लेते हैं, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट, इसमें किसमें, कार्टेना प्रोटोकॉल के अंदर में क्या है, हमारा एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसमें क्या था, बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, इसमें क्या था, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म ऑफ सीबीडी एंड द न्यू टेक शुड फॉलो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स।
सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल क्या था हमारा सीबीडी के अंदर में? सीबीडी के अंदर में जो सेकेंड प्रोटोकॉल था हमारा, ये क्या था हमारा? ये था नगोया प्रोटोकॉल। इसमें क्या था? ऑन द एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देम। इसमें क्या था? एबीएस, एक्सेस एंड द बेनिफिट शेयरिंग की बात की गई थी। ठीक है, इसमें जो है कि हमारा जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनका जो है कि इक्विटेबल एक्सेस इन द बेनिफिट शेयरिंग की बात की गई हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज की, किसके अंदर में? नगोया प्रोटोकॉल के अंदर में। इसका यूएस क्या है? मेंबर नहीं है। इसी के अंदर में एक टारगेट एस्टेब्लिश किया गया था। इस टारगेट का नाम क्या था? एचई टारगेट था। इसमें क्या था? आउटकम ऑफ द नगोया 20 टारगेट्स अंडर द 5 गोल्स टू सेफगार्ड द बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कि 5 गोल एस्टेब्लिश किया गया और 20 टारगेट को स्थापित किया गया। 2020 में क्या हुआ हमारा? शर्म अल शेख डिक्लेरेशन हुआ, जो कि इजिप्ट में है, ऑन इन्वेस्टिंग इन द बायोडाइवर्सिटी फॉर द पीपल एंड द प्लेनेट। और आप लोगों को सभी पता होगा कि हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एनवायरनमेंट का कन्वेंशन, ठीक है, जो है कि बहुत ही बड़ा समिट यहीं पे जो है कि इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुआ है। इसका नाम आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल देख लेते हैं, जो कि 1999 में हुआ। इसमें क्या था? एम्स टू एबेट एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड द ग्राउंड लेवल ओजोन। इसको क्या है हमारा? गोथेनबर्ग हमारा प्रोटोकॉल का संबंध किससे है हमारा? जो कि 1999 में हुआ था। इसमें किससे संबंध है हमारा? इसका संबंध है एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड द ग्राउंड लेवल ओजोन से। ये क्या है हमारा? पार्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन द लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंडरी एयर पॉल्यूशन। साथ ही साथ में क्या था? रेटिफाइड बाय 25 ईयू स्टेट्स। इंडिया एंड चाइना ने जो इसको रेटिफाइड नहीं किया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें यूट्रोफिकेशन को देख लेते हैं। क्या होता है हमारा यूट्रोफिकेशन? डेप्थ डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसको बोलते हैं हमारा यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हो रहा है। इसके साथ क्या है? ओलिगोट्रोफिक लेक होता है। इसको देख लेते हैं, क्या है? लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्लीन वाटर, हायर ड्रिंकिंग क्वालिटी एंड लो न्यूट्रिएंट्स। ये हमारा जो है कि ओलिगोट्रोफिक लेक्स की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हमारा? पेरिस एग्रीमेंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आर्टिकल 4 में क्या है? एनडीसी की बात की गई है, टू बी अपडेटेड एवरी 5 years, every member to submit information about the greenhouse gas emission every 2 years। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या था? रिड्यूस एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी। और साथ ही साथ में डेवलप कंट्रीज के लिए क्या बोला गया? कि रिड्यूस एब्सोल्यूट एमिशन, मतलब कि एमिशन को पूरी तरीके से एब्सोल्यूट खत्म करो आप लोग। इसके बाद से ऑलरेडी मैंने देखा था ऊपर की रामसर कन्वेंशन की बात किया था, जिसको 1971 में हुआ था। इसमें क्या था? ये तरीके का इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी था। फिर से चीजें रिपीट हो रही हैं, जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। इसमें क्या बोला गया? फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड द वाइज यूज ऑफ ऑल द वेटलैंड्स थ्रू द लोकल, नेशनल एंड द इंटरनेशनल एक्शन। इसी के अंदर में एक रिकॉर्ड आता है जिसका नाम क्या है? मॉन्टेस रिकॉर्ड। इसमें क्या बोला गया? रजिस्टर ऑफ द वेटलैंड साइट वेयर चेंजेस इन द इकोलॉजिकल करेक्टर हैव अकर्ड, are occurring or likely to be occur as a result of the technological development, pollutions or other human interference। इसकी बात किसमें की गई है? हमारे मॉन्ट्रूस रिकॉर्ड में बात की गई है। और किसी भी साइट का अगर इस तरीके का कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको जो है कि मॉन्ट्रूस रिकॉर्ड के अंदर में रामसर कन्वेंशन के द्वारा डाल दिया जाता है। इसमें 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके पार्टनर है। कौन कौन है हमारा? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, आईयूसीएन है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, साथ ही साथ में क्या है? वेटलैंड इंटरनेशनल है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है, और वाइल्ड फाउल वेटलैंड ट्रस्ट। ये सभी के सभी क्या है? हमारे इसके पार्टनर्स हैं। और इसी में जो है कि अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हमारा? कोलोरेडो डिक्लेरेशन ऑन यूएनईपी। इसमें क्या है? टैकल द ग्लोबल नाइट्रोजन चैलेंज। ग्लोबल नाइट्रोजन चैलेंज को टैकल करने के लिए क्या हमारा? कोलंबो डिक्लेरेशन ऑन यूएनईपी साइन हुआ। इस तरीके से अगर पेपर में आपको पूछ देता है कि कोलंबो डिक्लेरेशन ऑन यूएनईपी किससे संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है नाइट्रोजन से। इसमें क्या बात की गई? टू हैव नाइट्रोजन वास्ट बाय 2023। ठीक है, नाइट्रोजन वास्ट को जो है कि हाफ तक कर देना है। इसके साथ क्या है? फिक्स नाइट्रोजन हैज डबल सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। यूएनएपी कोलोबोरेशन विद द इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम, इसके साथ कोलोबरेट करके इसको कम कर रहा है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हमारा? क्लाइमेट एम्बिशन एलियंस, जो कि 2019 में हुआ। ठीक है, और इसमें जो है कि ये जो है कि इंडिया और चाइना इसके मेंबर नहीं है, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देख लेते हैं इनिशिएटिव 2020। ये लेटिन अमेरिका और जो है कि कैरेबियन जो थे, इनको जो है कि समथिंग लैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट था इनके बीच में। इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं स्किप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ग्लोबल कोलिएशन टू प्रोटेक्ट पोलिनेटर्स 2016 में एग्रीमेंट साइन हुआ, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर लंदन कन्वेंशन भी इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर लंदन प्रोटोकॉल भी इम्पोर्टेंट है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं उन चीजों को बताऊंगा आपको बस। तेहरान कन्वेंशन क्यों हुआ? टू प्रोटेक्ट द कैस्पियन सी नेचुरल रिसोर्सेस। इसके वजह से क्या हो? हमारा क्लाइमेट नेचुरल नाउ इनिशिएटिव भी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टार कॉर्पर जो है कि किससे रिलेटेड है हमारा? जो कि 2018 में हुआ था, ये हमारा कोरल रीफ से संबंधित है।
इसके बाद से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा है वो क्या, हमारा ग्लोबल ग्रीन न्यू डील इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। यूरोपियन ग्रीन डील ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस किसके द्वारा, बाय यूरोपियन यूनियन के द्वारा, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है हमारा, हाँ ये हमारा इम्पोर्टेंट है पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें क्या है, बाय साउथ कोरिया एट द कोप 14 ऑफ द यूएन सिटी फॉरेस्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ द अचीविंग एलडीएन इन द क्रॉस बॉर्डर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, ठीक है। ये इसमें बात किया गया हमारा पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव के अंदर में। 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव किसके द्वारा, डब्ल्यूईएफ के द्वारा, कहाँ पे, डावोस में। इसमें क्या था, टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन लेड बाय यूएनएपी एंड एफओपी। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल प्लैनेट प्रोटेक्शन कन्वेंशन जिसको आईपीसीसी बोलते हैं, ये क्या है, मल्टीलेटरल ट्रीटी अंडर द एफएओ इन 1951। इसका एम क्या था, टू सिक्योर पेस्ट प्रोटेक्शन एंड द वीट प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स। पेस्ट प्रोटेक्शन और वीट प्रोटेक्शन की बात किसके अंदर की गई, ये बात की गई हमारा आईपीसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, किसके, कौन सा डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट है जिसका नाम क्या है, एग्रीमेंट ऑन द सैनिटरी एंड द साइको सैनिटरी मेजर्स, इसके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ इंटरनेशनल सी ट्रीटी को देख लेते हैं, क्या है, निगोशिएटेड बाय द एफएओ कमीशन ऑन द जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके द्वारा इसको निगोशिएट किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है ना बस मैं उन्हीं चीजों को देखूंगा। अब हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं जो मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे कि हमारा क्या है, इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम जिसको 1987 में स्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। हाँ देखिए, यूएनएपी को देख लेते हैं, क्या है, यूएन एनवायरनमेंट असेंबली, ठीक है। इसके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया, क्रिएट किया गया था 2012 में बाय यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आल्सो जो है कि रियो 20 को वहाँ स्टेब्लिश किया गया था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, डब्ल्यूएमओ को देख लेते हैं, क्या है, ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आईपीसीसी को किसने स्टेब्लिश किया था, डब्ल्यूएमओ और यूएनएपी ने 1988 में, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर में बता चुका हूँ, साथ ही साथ में इसके कुछ इनिशिएटिव्स को भी बता चुका हूँ। सीधे ट्रैफिक को देख लेते हैं, 1976 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, क्या एक तरीके का एनजीओ फॉर द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, एक तरीके का है स्ट्रेटजिक एलियांस ऑफ द आईयूसीएन एंड डब्ल्यू, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्राइम इनिशिएटिव देख लेते हैं, इसमें क्या है, ज्वाइंट इनिशिएटिव बिटवीन द डब्ल्यू एंड द ट्रैफिक। इसका गोल क्या है, गोल इज टू हाफ द इम्पैक्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ क्राइम ऑन द कंजर्वेशन टारगेट बाय 2024, ठीक है। इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ कन्वेंशन हो रखे थे हमारे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों को हमने एक पीडीएफ के अंदर में देख लिया। ये पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे, ठीक है, चैनल जो कि टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो है कि हम इन्वायरमेंट के आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस को देखेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।